ओके बेटा, कल हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक का काम आपको करने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको बना हुआ नजर आ रहा है ट्रेडिंग बिजनेस में पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मौजूद नहीं होता, बिकॉज वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। उसकी जगह पर हमें कौन कौन से अकाउंट्स नजर आते हैं? परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रेड इन, इंपोर्ट ड्यूटी, और इसके अलावा एक और अकाउंट भी होता है इसकी जगह पर, वो अभी इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है, कि अगर बिजनेस पहले से चल रहा हो तो उसके पास प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री भी मौजूद होती है, जो बच गई होती है प्रीवियस ईयर में, तो इस साल के शुरू में वो मौजूद होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग इन्वेंट्री, लेकिन इधर नहीं है। अब देखिए, ये जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, इसमें भी इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका वही है कि आप नेट सेल्स निकालेंगे और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट यहाँ पर अननोन होता है। उसकी जगह पर हमने इन अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है, तो हम करते क्या हैं, हम इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले डिटरमिन करेंगे। कैसे डिटरमिन करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज्यूम करें कि आपने कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि आपने जो है वो एग्जाम्पल है कि आपके पास साल के शुरू में इन्वेंट्री मौजूद थी, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री बिगिनिंग। ये पिछले साल के एंड में बच गई थी। कितने रुपए की इन्वेंट्री थी ये? 1 लाख रुपए की। पिछले साल ये इन्वेंट्री अनसोल्ड रही, तो ये हमारा एंडिंग इन्वेंट्री थी पिछले साल के लिए, इस साल के लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री हो गई। इस साल फिर हमने परचेजिंग की, तो जब हम मर्चेंडाइज खरीदते थे तो परचेजिस को डेबिट करते थे, हमारे पास परचेजिस का अकाउंट जो है उसमें 7 लाख नजर आ रहा है। दिस इज ओनली द परचेज कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। फिर जो मर्चेंडाइज रिटर्न की, तो परचेजिस को कम करने के बजाय हमने क्या किया, परचेज रिटर्न का टाइटल मेंटेन किया, और रिटर्न हुआ है फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज का गुड्स। फिर हमने पेमेंट सप्लायर को जल्दी की, तो सप्लायर ने हमें डिस्काउंट भी दिया, दैट इज परचेज डिस्काउंट। तो वो उसकी वजह से भी परचेजेस की वैल्यू कम होनी चाहिए। हमने परचेजेस की वैल्यू कम करने के बजाय डिस्काउंट का टाइटल मेंटेन किया। यही होता है ना पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। इसके अलावा नेसेसरी पेमेंट हमने पे की हैं, जिसमें हम 2 नेसेसरी पेमेंट ले रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, तो इसको भी परचेजेस में ऐड करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी अदा की है। इसके अलावा आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन मर्चेंडाइज को खरीदते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन आपने अदा की, और वो आपने अदा की 20,000 रुपये। ये सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल है। अब आप क्या करेंगे, साल के एंड में आप पहले मालूम करेंगे कि हमारे पास साल के दौरान टोटल इन्वेंट्री कितने की थी। उसके लिए एक कंप्यूटेशन बनाएंगे आप। उस कंप्यूटेशन में आप वी आर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मीन्स पूरे साल जो इन्वेंट्री थी वो कितने की थी, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री भी शामिल होती है। कंप्यूटेशन फॉर, ये पहला काम होता है आपका, यानी फिजिकल काउंटिंग करने से पहले आप अपनी इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू निकालेंगे। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यू आर कंप्यूटिंग इट। साल के एंड में इसको आप कंप्यूट कर लें, जबकि परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हर वक्त मालूम होती है हमें। जो इन्वेंट्री का बैलेंस होता है ना, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है। इसको कंप्यूट करने का तरीका ये होगा कि पहले आप ये लिखेंगे कि आपके पास इन्वेंट्री बिगिनिंग कितनी थी, और इन्वेंट्री बिगिनिंग आपके पास 1 लाख थी। यहां पर आप कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट इनर। आपने अपने पास लिखा कि 1 लाख की इन्वेंट्री पहले से मौजूद थी। मकसद क्या है, ये मालूम करना कि टोटल इन्वेंट्री पूरे साल में कितनी थी। फिर हम जो परचेज किया है ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें
परचेजेस का जो ग्रॉस अमाउंट है ना, ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या है कि हमने परचेज कितने की किए, 7 लाख की, ये ऐड नहीं करेंगे आप, बल्कि साल के दौरान जो परचेज हुआ है उसका नेट अमाउंट इस बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए। तो पहले आप परचेजेस के अमाउंट को यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर में 7 लाख, 7 लाख की परचेजिंग हुई। अब इसमें से पहले आप माइनस करेंगे जो इन्वेंट्री हमने माइनस की है, ये साल के दौरान परपेचुअल में माइनस हो जाता है, यहाँ हमने नहीं किया था, तो आप परचेज रिटर्न भी इसमें से लेस करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न से इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना होता है। साल के दौरान हमने कम नहीं किया था, अब कम करेंगे। और परचेज डिस्काउंट की वजह से भी इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है। ये दोनों आप पहले लेस करेंगे। परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना है 40, परचेज डिस्काउंट 10,000। इन दोनों को पहले आप सेकंड ईयर में लिखेंगे, कितना टोटल अमाउंट इन्वेंट्री कॉस्ट में से लेस होगा परचेज की कॉस्ट में से, 50,000। इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा ना उसको यही लिखेंगे आप, दैट इज 6,50,000। इसका नाम होता है नेट परचेजेस। व्हाट इज नेट परचेजेस? नेट परचेजेस इज द अमाउंट दैट हैज बीन पेड टू सप्लायर और विल बी पेड टू सप्लायर। यानी टोटल पेमेंट इस साल इन्वेंट्री से रेलेवेंट सप्लायर को जो हम करेंगे वो 6,50,000 करेंगे। इसके अलावा भी तो हमने पेमेंट की है, इंपोर्ट ड्यूटी की और ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन हमने ये सप्लायर को नहीं पेमेंट की। इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट हमने गवर्नमेंट को की है और ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को की है, तो ये एक अलग पेमेंट है। तो पहले हमने मालूम किया, यानी ये जो काम हुआ है ना ये वाला, इसमें हमने मालूम किया है कि जो इन्वेंट्री हमने खरीदी है उसकी सप्लायर को पेमेंट कितनी हुई है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे मजीद जो पेमेंट्स हुई है। परपेचुअल में ये कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हुआ होता है पहले से। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमने पे की तो इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन की अदायगी की है, इससे भी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इन आता है इसमें, सिर्फ आउट नहीं आता। इंपोर्ट ड्यूटी कितना पे किया हमने, 10,000 और ट्रांसपोर्टेशन 20,000। ये 10,000 और 20,000 दोनों नेसेसरी पेमेंट्स हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट को बढ़ाएंगी, तो आप ये दोनों लाएंगे यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। 30,000 उस अमाउंट में ऐड हो गया जो हमने सप्लायर को अदा किया। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री आई असल में वो कितने की पड़ गई है, हमें 6,80,000 की। ये 6,80,000 आप 1 लाख के नीचे लिख देंगे। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज्ड। इसी वजह से इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस मतलब जो इन्वेंट्री खरीदी असल में वो टोटल कितने की पड़ी, वो टोटल पड़ी 6,80,000 की। इनिशियली वो 7 लाख की परचेज हुई, लेकिन ये पेमेंट नहीं हमने की है 7 लाख में से, इस वजह से इन्वेंट्री हमें 6,50,000 की पड़ गई। फिर मजीद पेमेंट की है ये वाली, तो ये ऐड करके 6,80,000 की पड़ गई। अब इन्वेंट्री पहले से कितने की मौजूद थी, 1 लाख बिगनिंग इन्वेंट्री, 6,80,000 की मजीद खरीद ली, इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास पूरे साल 7,80,000 की इन्वेंट्री मौजूद थी। इसको हम कहते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी है ये, तो वो टोटल इन्वेंट्री तो पूरे साल होनी चाहिए हमारे पास। अब इस स्टोर रूम में जाके हम काउंट करेंगे, इसमें जो इन्वेंट्री बच गई है उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। पहला काम होता है ये मालूम करना। अब इसके बाद स्टॉक टेकिंग होगी। नाउ यू विल गो एंड परफॉर्म स्टॉक टेकिंग, मतलब ये करने के बाद स्टॉक टेकिंग होगी। यू विल गो टू स्टोर रूम। स्टॉक टेकिंग में आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। वैसे ही तो काउंटिंग है ना, साल भर चलती रहती है। एंड कॉस्टिंग करेंगे। काउंटिंग मतलब जितनी बच गई है उसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे, फिर उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। तो एज्यूम करें कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने मालूम की, जो बच गई है उसकी कॉस्ट हमने मालूम की, तो मालूम चला कि 50,000 की इन्वेंट्री बच गई है। ये कैसे मालूम चला, फिजिकल काउंटिंग करने के बाद। अब हम इस 50,000 को इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर लेंगे। यानी कि जो टोटल इन्वेंट्री थी वो 7,80,000 की थी, जो नहीं बिकी एंडिंग इन्वेंट्री वो 50,000 की है। तो पहले हमें क्या मालूम चल रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री, फिर मालूम चल रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंपैरेटिवली पहले क्या मालूम चला, एंडिंग इन्वेंट्री। आपने जाके स्टोर रूम एंडिंग इन्वेंट्री काउंट की, उसको माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 7,30,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको खुद निकालना पड़ता है इस तरीके से।
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का तरीका है। कहां से कहां तक? बिगिनिंग इन्वेंट्री से लेकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक जो काम किया ना मैंने, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का तरीका है। वो जो हम परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख देते थे, उसकी जगह पर ये पूरा बनेगा। अब हमारे पास अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो क्या करेंगे आप? ये तो बिगिनिंग इन्वेंट्री वाला वो है चीज, ये मिटा दें आप, अब परचेज से स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट। यानी कि अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो ऐसे हमारे क्वेश्चन में बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है ना, वजह क्या है कि हमने उसी साल बिजनेस शुरू किया है, तो फिर हमारे पास ये बिगिनिंग इन्वेंट्री के बजाय परचेज से काम शुरू होगा। और ये भी ये जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है ना, ये भी इधर ही आएगा। क्या चीज इधर आएगी? ये जो आपके पास लिखी हुई है सारी चीजें, ये वाली, ये इसी लाइन में आ जाएगी। तो अभी ये काम हम करने जा रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दिस इज द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये मैंने आपको सेंड तो कर दिया है, वह उसे देखिएगा आज की क्लास के बाद। तो इस पूरे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सेल्स से लेकर बैड डेट्स तक का सारा टाइटल कहाँ का है? इनकम स्टेटमेंट का है। नाउ वी विल मेक इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज टाइटल्स। अब आपको इसमें एक चीज और इजाफी है, इसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है। अगर आप सवाल देखें तो सवाल में उसने क्या किया, हमें यहाँ बताया हुआ है कि एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट 263,667 है। ये कैसे मालूम चला उसे? उसने स्टोर रूम में जाके काउंटिंग एंड कॉस्टिंग की है, तो उसे मालूम चल गया इन्वेंट्री इतने की है। पर फ्यूचर में ये क्यों नहीं बताई थी? वो हमें ऑलरेडी पता चल गई थी। नाउ हेल्प मी इन मेकिंग दिस इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए हमने ये डेट वेट डाल दी है। सबसे पहले वही आएगी रेवेन्यू। रेवेन्यू का पोर्शन वैसे ही बनता है, कोई चेंज नहीं है। रेवेन्यू में क्या आएगी? सेल्स, और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट। इसमें कोई चेंज नहीं है। कल थे आप बेटा क्लास में? कल थे? कल का लेक्चर भी मैंने लेट अपलोड किया, आपने देखा ही नहीं होगा। तो सेल्स जो है वो कितनी है, इसके लिए आप जाएं जैसे ट्रायल बैलेंस में उतनी ही सेल्स है, पुरानी वाली है ये भी 2,60,000, सेल रिटर्न 15 और सेल डिस्काउंट 2,000। आप क्या करेंगे? आप इस सेल्स में से 2,60,000 में से माइनस कर देंगे 15,000 एंड 2,000। कोई चेंज नहीं है, वैसे ही बन रहा है कल के जैसा। टोटल लेस हो गया हमारे पास 17,000 और हमारी नेट सेल्स कितनी आ गई? 2,43,000। दिस इज अवर नेट सेल्स। यहां तक की कहानी तो वही है। अब हम लोग क्या करते थे परफ्यूजन में? लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो हमें ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होता था। तो हम लोगों ने क्या किया था? ट्रायल बैलेंस में गए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी हुई थी 160,333, यही थी ना? तो हमने ले जाकर यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में उसको यहाँ पे लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया था। लेकिन यहाँ आपके जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नजर नहीं आ रही, नहीं मौजूद ना, पीरियोडिक में मौजूद नहीं होती। अब आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। कैसे कंप्यूट करनी पड़ेगी? इस तरीके से। पहले आप मालूम करेंगे अवेलेबल फॉर सेल टोटल इन्वेंट्री, और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले परचेजेस, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री सवाल में नहीं है, क्योंकि इसी साल उन्होंने कारोबार शुरू किया है, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री इनके पास नहीं है। परचेजेस से काम शुरू होगा। 4,20,000 की पहले से इन्वेंट्री थी, 4,20,000 की हमने इन्वेंट्री खरीदी है। तो हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और परचेजेस को लिखेंगे। परचेजेस कितना है? 4,20,000। हम पहले ही मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास साल के दौरान टोटल इन्वेंट्री कितने की थी। इसमें से हम लेस करते हैं 2 चीजें, क्या क्या? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस एंड परचेज डिस्काउंट। ये दोनों लेस कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्वेंट्री कॉस्ट में कमी करेंगे। ये साल के दौरान नहीं की थी, अब कर रहे हैं हम लोग कमी। कितने कितने से माइनस होगी? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएं, परचेज रिटर्न 6,000, परचेज डिस्काउंट 1,000। तो आप क्या करेंगे? 6,000 और
1000, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लाएंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद ये अमाउंट, ये 7000 इधर से आया ऐड होके, 4,20,000 में से 7,000 लेस हो रहा है, माइनस ब्रैकेट लगी हुई है। तो लेस होने के बाद जो अमाउंट आया ना 4,13,000, दिस इज कॉल्ड नेट परचेजेस। देख लें, मैंने आपको यहाँ बताया है कि दिस इज कॉल्ड, लेस होने के बाद जो आएगा नेट परचेजेस। व्हाट इज नेट परचेजेस? नेट परचेजेस इज द अमाउंट दैट हैज बीन पेड टू सप्लायर और विल बी पेड टू सप्लायर। हमने सप्लायर को इतना पैसा देना है या हमने दे दिया उसको। अब इसमें हम नेसेसरी पेमेंट ऐड करेंगे और हमारे पास नेसेसरी पेमेंट में क्या क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेट 1000 और 10,000। तो पहले तो हम लिखेंगे 1000 फ्रेट ऐड होगा, ये इन्वेंट्री कॉस्ट को बढ़ाएगा, फ्रेट इन, और दूसरा हमारे पास क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी। जब आपके पास कोई नया फॉर्मेट आए ना तो उसको समझ के याद कर लेना बेहतर होता है। 1000 ये और 10,000 ये दोनों इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सही लिखा है ना? फ्रेट इन 1000 है ना, ये 11,000 ऐड होने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो कहलाएगा, वैसे तो वो क्या कहलाता है अभी देखिए, ये 4,24,000 क्या कहलाता है, यहाँ मैंने बताया है कि परचेजेस में नेसेसरी पेमेंट ऐड करेंगे ना तो 6,80,000 जो आया था वो परचेज की टोटल कॉस्ट थी। लेकिन ये परचेज की टोटल कॉस्ट कब कहलाएगी? जब आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी। देखिए ये रहा, अगर आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो फिर ये परचेज की टोटल कॉस्ट लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यही टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, यही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है? जो खरीदा है वो कितने का पड़ा टोटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या है? पूरे साल कितने की इन्वेंट्री बेचने के लिए मौजूद थी, कितना बच गया, नहीं बच गया तो एंडिंग इन्वेंट्री है। तो जब हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी तो जो परचेज की टोटल कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी। इसी वजह से मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा? आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपको मेहनत करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने में। मैंने इसके सारे फॉर्मेट अभी रखे हुए हैं, आपको दिखाता हूं। टोटल इन्वेंट्री पूरे साल हमारे पास कितने की थी? 4,24,000 की। इसमें से जो नहीं बिकी वो लेस कर लो, तो नहीं बिकी उसे क्या कहते हैं? एंडिंग इन्वेंट्री। ये आपको पेपर में दी जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री, और हमारे पास यहाँ लिखी हुई है एंडिंग इन्वेंट्री न्यूमेरिकल में 263,667। आप इधर आएंगे और माइनस कर देंगे 263, इतने की इन्वेंट्री नहीं बिकी, तो इस टोटल इन्वेंट्री में से इस इन्वेंट्री को लेस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस सेल के नीचे लिखनी है मुझे, तो मैं यहां लिखूंगा उसको माइनस करने के बाद, यानी कि इसमें से इसको माइनस करूंगा, कितनी आ गई? 160,333। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी टोटल इन्वेंट्री थी 4,24,000 की, और ये इन्वेंट्री नहीं बिकी तो ये इन्वेंट्री बिक गई। कितने की बिकी? 2,43,000 की। दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो हमने पोर्शन बनाया ना परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, कल ये एक ही लाइन में आ गया था, और यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी कल भी 160,333, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में मौजूद थी, वहां से डायरेक्ट उठा के हमने लेस कर दी थी। लेकिन पीरियोडिक में ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, तो आपको इस तरीके से कंप्यूट करनी पड़ती है। अब आगे वही है, इसमें से इसको लेस कर दो और अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। सेल ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होती तो ग्रॉस लॉस होता। इसके बाद लेस कर लो अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कुछ भी चेंज नहीं है, यानी मेन जो पोर्शन है जो चेंज हुआ है इस इनकम स्टेटमेंट में, वो कौन सा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन। अब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे उठा लेंगे। कहाँ से? फ्रेट से लेकर बैड डेट्स एक्सपेंस तक, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन तमाम को हमें लेस करना है। इन तमाम के अमाउंट क्या है? ये अमाउंट दिए हुए इनके, ये सारे लाके ऐड करेंगे और लेस कर देंगे इनमें से। इधर लिखेंगे पहले, ओके, इनको टोटल करो तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और इसको हम लिख देंगे दीज आर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको लेस कर लें आप। हम देखिए प्रॉफिट ज्यादा था, एक्सपेंस कम है, तो हमें क्या हो गया? इनकम, नेट इनकम कहलाएगी। इनकम भी देखें वही आ रही है जो हमारी परपेचुअल में आई थी, सॉरी, नेट इनकम। अब देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने क्या किया है, मैंने
इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे आपको थोड़ा सा काम करवाया है। सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पोर्शन न्यू है, बाकी इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल परपेचुअल जैसा है। इस चीज को आप याद रखें। अब देखिए इसमें आइए आप, मैंने क्या किया है, मैंने फॉर्मेट बनाए हुए। सबसे पहले तो मैंने ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगे तो ऐसे निकलती है। बिगिनिंग इन्वेंटरी लिखो, ये मेरे हाइपोथेटिकल अमाउंट है, इसमें जो अमाउंट लिखे हुए दीज आर हाइपोथेटिकल अमाउंट। परचेज के अमाउंट को लिखो, फिर नेसेसरी पेमेंट ऐड कर लो, या फिर पहले परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लेस कर लो, बात वही है। ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बना के दिया, आगे दिखाया हुआ है। ये इनकम स्टेटमेंट है कंप्लीट। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फुल फ्लैश फॉर्म में है। बिगिनिंग इन्वेंट्री से लेकर इसको मैं परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट पहले कर दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। इसमें देखिए सब कुछ है। इसमें मैंने क्या किया है, बताया है कि इनकम स्टेटमेंट के 3 पोर्शन है। एक में रेवेन्यू है, दूसरे में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और तीसरे में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देख रहे हैं मैंने बॉक्स में पैक किया हुआ है, वही इनकम स्टेटमेंट है, सिर्फ बॉक्स से पैक करके दिखा रहे हैं। तो इसको मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले रेवेन्यू निकालो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैंने दोबारा इसी इनकम स्टेटमेंट को प्रोड्यूस किया, लेकिन इसमें क्या गायब कर दिया है, बिगिनिंग इन्वेंट्री। यानी अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो शुरुआत कहां से होगी, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में परचेज से शुरुआत होगी, अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री से। फिर अगला मैंने बनाया कि अगर परचेज रिटर्न ना हो तो क्या करेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है परचेज नेसेसरी पेमेंट ना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज क्या है, मैं आपको एक, ये तो मैं सेंड कर दूंगा, इसमें मैंने किसी में क्या गायब किया हुआ है, किसी में क्या गायब किया हुआ है, डिफरेंट चीजें गायब की हुई है। मैं आपको एक आसान सा रूल बता रहा हूं, अगर कोई आइटम बीच में से गायब हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, भाई हो सकता है ना सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री हो परचेज हो, बाकी ना परचेज रिटर्न दिया हो, ना परचेज डिस्काउंट दिया हो, ना नेसेसरी पेमेंट हो, तो जो चीज ना हो आप उसका स्टेप स्किप करके आगे बढ़ जाए। बिगिनिंग इन्वेंट्री हो परचेज हो तो आप डायरेक्ट परचेज को बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेंगे। ये बीच में जो परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज डिस्काउंट नहीं है, इन सबको स्किप कर देंगे आप डायरेक्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, परचेज को ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में आ जाएंगे। इसमें आपको काम करना पड़ेगा, कम से कम एंडिंग इन्वेंट्री देगा वो आपको, बिगिनिंग इन्वेंट्री की परचेज और एंडिंग इन्वेंट्री कम से कम देगा। तो इसमें आप अपने दिमाग क्या लगाएंगे कि अगर ये चीज, ये एलिमेंट गायब हो तो क्या करना है, ये एलिमेंट गायब हो तो क्या करना है। जैसे ये इनकम स्टेटमेंट है, मैं इसी के अंदर अगर इसी को कॉपी कर लेता हूं, सही, हम इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि इसी को मैं जो है वो कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहां पे मैं बिगिनिंग इन्वेंट्री भी ऐड करता हूं, सही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना लोग, तो ये उस क्वेश्चन का नहीं है, ये हम अपनी तरफ से ऐसे ही कर रहे हैं। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होती, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मैं क्या लिखता, बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री एज्यूम करें वो होती क्या हो गया, अब आप लोग मुझे बताइएगा, सही है, सेल्स तक वही है। अब मैं बोल रहा हूं मेरी बिगिनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमेशा फर्स्ट ईयर में आती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री 4 लाख है, ये मैंने लिख दिया 4 लाख, सही है। अब जितनी इन्वेंट्री परचेज करेंगे ना वो इसमें ऐड करेंगे, ऐड परचेज। लेकिन परचेज को डायरेक्ट आप ऐड नहीं करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री में, उसको लिखेंगे सेकंड ईयर में। अब एज्यूम करें हमने 6 लाख की इन्वेंट्री परचेज की, ये 6 लाख भी डायरेक्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, आपको परचेज का नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट मिला, फॉर एग्जांपल 30,000 रिटर्न हुआ 30,000 का, डिस्काउंट मिला हमें 20,000 का, ये दोनों इसमें लाकर माइनस कर देंगे, इसमें से परचेज में से। तो 6 लाख की हमने खरीदी थी, 50,000 का हमें डिस्काउंट रिटर्न मिल गया, तो इन्वेंट्री हमें अभी तक 5,50,000 की बढ़ गई। ये 5,50,000 रुपए हमें सप्लायर को पे करने हैं, अभी भी ये इन्वेंट्री जो हमने खरीदी है उसका फाइनल अमाउंट नहीं है। अब इसमें नेसेसरी पेमेंट ऐड होंगी, फॉर एग्जांपल फ्रेट हमने पे किया 10,000 और इंपोर्ट ड्यूटी पे की 30,000, ये इस इन्वेंट्री की कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इन दोनों को लाकर हम इस इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे। तो 5,50,000 की इन्वेंट्री हमने खरीदी,
सप्लायर की तरफ से, 40,000 मजीद पे किए। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लाएंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री के नीचे, क्योंकि हमें टोटल इन्वेंट्री निकालनी है। 5,90,000 की इन्वेंट्री खरीदी, 4 लाख की पहले से मौजूद थी। अब इन दोनों को ऐड करके हम टोटल इन्वेंट्री निकाल लेंगे जो पूरे साल हमारे पास मौजूद थी बेचने के लिए, और वो कितनी थी? 9,90,000 की। इसमें से जो इन्वेंट्री नहीं बिकी, कितने की? 90,000 की इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल नहीं बिकी, तो वो लेस करेंगे तो 9 लाख की इन्वेंट्री बिक गई। दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल का अमाउंट भी चेंज कर लेता हूँ मैं। 12 लाख की सेल हुई, सही है, ये देखिए ये हो गया चीज। अब मैं क्या आपसे ये कह रहा हूं कि अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप बिगिनिंग इन्वेंट्री को हटा दें। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये मैंने हटा दिया। अब परचेजेस से काम शुरू होगा, और जो परचेजेस का जो अमाउंट आया ना 5,90,000, देखिए बिगिनिंग इन्वेंट्री ना होने की वजह से यही अवेलेबल फॉर सेल बन जाएगा। हालांकि इसका एक नाम था, वो नाम मैंने यहाँ दिया नहीं है, पहले वो नाम भी दे दूँ, एक रो ऐड करते हैं। ये जो 5,90,000 है, इसका नाम होता है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। इसका नाम है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अरे जो हमने खरीदा वो हमें कितने का पड़ा? टोटल इतने का खरीदा, इतना पेमेंट नहीं करनी तो इतनी पेमेंट सप्लायर को करनी है। नेट परचेजेस, ये नया सारी पेमेंट हुई, इनको ऐड करके टोटल 5,90,000 की इन्वेंट्री खरीदी, 4 लाख की पहले से मौजूद थी, टोटल हो गई, टोटल हो गई 9,90,000 की। 90,000 की नहीं सेल हुई तो 9 लाख की सेल हो गई 11,83,000 में, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर ये बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो आपने काम यहाँ किया है ना, इसे कॉलम शिफ्ट कर देंगे आप, ये यहाँ आ जाएगा ऐसे। बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब आप बोलेंगे 6 लाख की खरीदी, ये हमने पेमेंट नहीं की, 5,50,000 पेमेंट की, नए से पेमेंट 40,000 की पेमेंट की, टोटल हमें इन्वेंट्री पड़ गई 5,90,000 की। यही 5,90,000 हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज है, और यही 5,90,000 हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, वो सेल भी हो जाएगा बिगिनिंग इन्वेंट्री ना होने की वजह से। फिर आगे वही काम होगा। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री ना हो तो ऐसे करना है आपने, और अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री तो है लेकिन परचेज डिस्काउंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? परचेज डिस्काउंट को हटाएं, बस परचेज रिटर्न 30,000 है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर लाके लेस कर लेंगे आप। लेस करके ये हमारा नेट परचेज आ गया, आगे वाला काम वैसे ही होगा। और अगर परचेज डिस्काउंट तो हो लेकिन नेसेसरी पेमेंट में तो कोई भी ना हो, तो दोनों नेसेसरी पेमेंट गायब कर दें आप। अब क्या बोलेंगे आप? 6 लाख की इन्वेंट्री खरीदी, इतनी पेमेंट नहीं की, 5,50,000 की पेमेंट की। ये 5,50,000 ना नेट परचेज आपको डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाना है, किसके नीचे? बिगिनिंग इन्वेंट्री के नीचे। ये प्रैक्टिस करेंगे आप थोड़ी सी। नहीं है जो उसका हमने स्किप कर दिया और डायरेक्ट इसको लेके आ गए। 4 लाख की पहले से थी, 5,50,000 की नेट परचेज हुई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेंगे। और अवेलेबल फॉर सेल कितना आ जाएगा? 9,50,000 आ गया, उसमें एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर ली। जो स्टेप ना हो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने एलिमेंट्स हैं? बिगिनिंग इन्वेंट्री पहला, परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, और नए सारी पेमेंट में कितने भी हो सकते हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री। ये चीजें हैं। अब इनको मैनेज करना है आपको, कॉलम भी देखना है आपको, किस कॉलम में अमाउंट लेके जाना है और किस में से क्या लेस होगा और टाइटल क्या आएगा, आइडिया लेस होगा। ये आप प्रैक्टिस से करेंगे। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं, जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्रिएट की थी। अब आ जाओ वापस। तो देखिए ये जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया है ये रहा। इसमें जस्ट चेंज क्या आया कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खुद कैलकुलेट की है, बाकी सब वही है। और मैं आपको वो इनकम स्टेटमेंट भेज दूंगा डिफरेंट, इसमें किसी में बिगिनिंग इन्वेंट्री गायब है, किसी में परचेज रिटर्न गायब है, तो आपको दिख भी जाएगा कि कौन से कॉलम में कौन सा अमाउंट जा रहा है। थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लीजिएगा तो आपका इनकम स्टेटमेंट का इसका जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना होता है? इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो हमें इनकम समरी नहीं, वो तो इनकम समरी का अकाउंट उसमें यूज होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करेंगे मतलब जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट्स नजर आ रहे हैं इनका पर्पस पूरा हो गया। क्या पर्पस होता है उनका? प्रॉफिट या लॉस निकालना। और आपने प्रॉफिट निकाल लिया, अब ये तमाम अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। कौन कौन से? सेल्स,
सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, बिगिनिंग इन्वेंट्री होती वो भी क्लोज कर देते, परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, नेसेसरी पेमेंट सारी और एक्सपेंसेस। आप मुझे बताएं इस इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आई हैं। जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आई है ना वही अकाउंट्स हैं, बाकी अकाउंट नहीं है, बाकी तो हमने एड लेस करके निकाले हैं। जैसे ये सेल्स है, ये हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाया है ना, इसका अकाउंट होगा, इसको क्लोज करना होगा। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट दोनों हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाए हैं, तो उसका अकाउंट होगा, ये भी क्लोज होगा। नेट सेल कोई अकाउंट थोड़ी है, ये तो हमने माइनस करके निकाला है, तो नेट सेल का कोई अकाउंट देखे ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कहाँ है नेट सेल भाई, इसका अकाउंट थोड़ी है, लेजर से थोड़ी आया है, तो ये क्लोज थोड़ी होगा। ये तो नेट सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट क्लोज होंगे तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। परचेजेस क्लोज होगा, परचेज रिटर्न होगा, परचेज डिस्काउंट क्लोज होगा, नेट परचेज का कोई अकाउंट थोड़ी है पीछे। और फ्रेडिंग क्लोज होगा, इंपोर्ट ड्यूटी क्लोज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल का अकाउंट थोड़ी है। एंडिंग इन्वेंट्री का पीछे अकाउंट है नहीं, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है ये, तो ये भी क्लोज नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट भी पीछे नहीं है, पर फ्यूचर में क्या होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट होता था तो हम उसको क्लोज करते थे, लेकिन यहाँ पीछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट थोड़ी है, उसकी जगह पर दूसरा अकाउंट से वो क्लोज कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का भी अकाउंट नहीं है, एक्सपेंसेस के अकाउंट से, तो इनको क्लोज करने का भी तरीका वही होगा। क्रेडिट वालों को सारों को डेबिट कर दो, डेबिट वालों को क्रेडिट कर दो, इनकम समरी में डालें। तो आप मुझे बताएं इसमें क्रेडिट वाले कौन कौन से, सेल्स नहीं, ऐसे अजीब सी बच्चों वाली बातें नहीं करना यार। अब बच्चों वाली बातें नहीं करनी, आप तो पूछ रहा हूं वो बताएं। क्रेडिट में होने का मतलब ये है कि कौन सा अकाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है, इनमें से इनकम स्टेटमेंट में पूरे, सेल्स के अलावा बताओ। सेल्स रिटर्न और सेल रिटर्न अलाउंस ये तो डेबिट में है, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में है। अभी मैं आपको देखे दिखाता हूं यहाँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, आप देखें एक सेल्स क्रेडिट में है, एक परचेज रिटर्न है और एक परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में, बाकी कुछ भी क्रेडिट में नहीं है। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, परचेज और सारे एक्सपेंस सब डेबिट में है। इस पूरे इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास 3 अकाउंट क्रेडिट में है, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। अगर कोई कमीशन इनकम, फी इनकम वगैरह होती है इसकी, तो उसको क्या करते हैं, नीचे ऐड करते हैं। इनकम इसे बताया ना मैंने आपको, नेट इनकम जो निकलेगी इसमें ऐड करेंगे, उसको है नहीं अभी, तो वो भी क्रेडिट में होते हैं, तो वो भी इन्हीं के साथ क्लोज होते हैं। क्लोजिंग एंट्री आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। डेबिट वाले कौन कौन से अकाउंट से, लाइन से बोले ऊपर से, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, परचेजेस, फ्रेड इन, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेड और सारे एक्सपेंसेस, ये सब डेबिट में, इन सब को क्लोज करने के लिए क्रेडिट। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री होती तो वो भी डेबिट में ही होती, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री मतलब साल के शुरू में एसिड था ना वो, तो उसको भी क्लोज करने, वो भी क्लोज कर देते ना, खत्म हो गई ना बिगिनिंग इन्वेंट्री, अब हमारे पास थोड़ी होगी, क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम समरी का डिफरेंस निकालेंगे और कैपिटल में डाल देंगे। लेकिन इसमें एक और इजाफी बात आपके सामने आएगी। आज से पहले आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि इनकम स्टेटमेंट में नॉमिनल अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं, क्रेडिट वालों को डेबिट करके क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट वाले, और डेबिट वालों को क्रेडिट करके क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट वाले, और कैपिटल को एडजस्ट करते हैं और ड्राइंग के अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। यानी क्लोजिंग का फंक्शन क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेगा, कैपिटल को एडजस्ट करेगा, और ड्राइंग को भी क्लोज कर रहा है, कैपिटल को एडजस्ट करेगा ना। एक और इसमें अब काम आ रहा है आपके पास वो काम क्या है, कोई बता सकता है? बिगिनिंग इन्वेंट्री तो क्लोज होगी ना, वो तो एक्सपेंस बन जाएगी ना साल के एंड तक। बिगिनिंग इन्वेंट्री अगर हमारे पास होती तो साल के एंड तक तो बिक चुकी होती, तो वो तो एक्सपेंस बन जाती, तो वो तो वही वाली बात है। इजाफी बात क्या है, एक है जो मैंने बोली नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं बता दूंगा आपको। इसमें एक इजाफी बात भी है, क्या क्या एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री क्लोज नहीं होगी क्योंकि वो तो अकाउंट ही मौजूद नहीं है उसका पहले से, तो क्लोज कहां से होगा वो। एंडिंग इन्वेंट्री तो हमें साल के एंड में मालूम चल रही है, तो उसका पीछे जर्नल लेजर में अकाउंट थोड़ी है ना, ट्रायल बैलेंस में एंडिंग इन्वेंट्री है, तो फिर क्या करेंगे, क्लोज तो नहीं होगी, रिकॉर्ड क्यों करेंगे, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। एंडिंग इन्वेंट्री गुड, एंडिंग इन्वेंट्री पीरियड के एंड में हमारे पास लिखी भी नहीं है, लेकिन ये हमारा एसिड है। क्या एंडिंग इन्वेंट्री बिक गया? नहीं बिका, स्टोर में मौजूद है, तो आपका एसिड है। नहीं, क्या आपने अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एंडिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है कहीं पर? परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री खुद ब खुद लिखी हुई होती है मर्चेंडाइज के नाम से,
लेकिन यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री कहीं भी लिखी भी नहीं है। तो इस इन्वेंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है साल के एंड में, और एसिड को रिकॉर्ड करने के लिए बढ़ाना होता है, कम करना होता है, बढ़ाना होता है। और एसिड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। इसका मतलब है एंडिंग इन्वेंट्री को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और वो डेबिट कहाँ होगी, क्लोजिंग एंट्री में। यानी क्लोजिंग एंट्री में एक एसिड को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और नाम क्या है, क्लोजिंग एंट्री। अभी आज तक तो हम क्लोज ही करते आए थे, एक अकाउंट को हम एडजस्ट कर रहे थे कैपिटल को। तो मैंने आपको बताया था ये क्लोजिंग एंट्री को लोग समझते हैं कि क्लोजिंग ही होगी इसमें, हालांकि इसमें कैपिटल एडजस्ट भी होता है। आज एक और चीज आपके सामने आ रही है, ये क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, क्लोजिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्ड किसकी हो रही है, एंडिंग इन्वेंट्री की। जो बच गई वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में भी लेके जाएंगे कि ये एसिड है, बच गया है, बैलेंस शीट में जाएगा। एचएससी टैबलेट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो। जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाएंगे ना, वहां 3 किस्म की इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड होती है। इट मींस द फंक्शन ऑफ क्लोजिंग एंट्री इज टू क्लोज द अकाउंट्स, क्लोज द नॉमिनल अकाउंट्स एंड एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट एंड रिकॉर्ड द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो अगर आप किसी से बोलेंगे कि क्लोजिंग एंट्री में तो रिकॉर्डिंग होती है, तो क्या बोलेगा, वो पागल हो गए हो क्या। क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्डिंग कहां से होती है, क्लोजिंग होती है। आप उसे बताएं भाई एक अकाउंट ऐसा है जो क्लोजिंग में रिकॉर्ड होता है, एंड दैट इज दिस इज द एक्सेप्शनल। लेकिन फिर भी क्लोजिंग एंट्री को क्लोजिंग एंट्री क्यों बोल रहे हैं, कि ज्यादातर अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं इस वजह से। ये भी हमने पहले भी बात की थी, लेकिन हम ये ना समझें कि क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ क्लोजिंग ही हो रही है। अब आइए जरा, अब मैं क्लोजिंग एंट्री कर रहा हूं। क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ अकाउंट्स किसके आते हैं, इनकम स्टेटमेंट के और ड्राइंग। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स और ड्राइंग। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स के अलावा कोई अकाउंट थोड़ी आपको क्लोज करना होता है। तो क्लोजिंग का मतलब यही है कि जो हमने कैपिटल की जगह पे अकाउंट ओपन किए हुए तो उन सबको हटा दो और कैपिटल में डाल दो। कैसे डालो, इनकम या लॉस की शक्ल में। तो आप लोग इसकी क्लोजिंग एंट्री मुझे बनवाएंगे। आप एक काम करें, इस इनकम स्टेटमेंट की तस्वीर ले लें आप, और आप लोग बोलेंगे और मैं क्लोजिंग एंट्री बनाऊंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। ये काउंटिंग हो रही है, जल्दी कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आईफोन है, चले बेटा। अब आप लोग मुझे क्लोजिंग एंट्री बनवाएंगे जी। चले, योर चॉइस। क्लोजिंग एंट्री बनते ही पीरियोडिक का अकाउंटिंग साइकिल खत्म। क्यों, क्योंकि आगे वाली चीजें वही है जैसे परमिशन में थी। चले बनवाइए जरा मुझे आप जी बेटा। पहली क्लोजिंग एंट्री क्या करते हैं, सारे क्रेडिट वाले अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में से देख के बताओ कौन कौन से क्रेडिट वाले हैं। सेल्स डेबिट और परचेज रिटर्न, ये भी, ये परचेज रिटर्न भी क्रेडिट वाला है, परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट। ये 3 अकाउंट क्रेडिट वाले होते हैं। इसके अलावा अगर कमीशन इनकम, फी इनकम वगैरह हो, वो भी क्रेडिट डेबिट करके क्लोज करेंगे। और एक काम और करना पड़ेगा, इसी एंट्री में एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। एंडिंग इन्वेंट्री एसिड है, बढ़ाओगे, बढ़ाकर डेबिट करोगे तो यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट वीक हमारा न्यू टॉपिक शुरू होगा, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा उस क्लास के साथ आपको। तो मैं आपको बताऊंगा किस दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अगर आप उस क्लास में ना आए तो आप वो प्रैक्टिस क्लासेस में लाजमी देख लीजिएगा। उनको प्रैक्टिस क्लासेस के अलावा मैं आपको डायरेक्ट वाला काम भी करवाऊंगा। एक क्लास और लूंगा मैं, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि मैं डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा। तो इस वीक में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सर्विसिंग ट्रेडिंग दोनों की। और नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसका डायरेक्ट वाला काम करवा के, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्री, डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एडजस्टिंग एंट्रीज भी रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमने कर दिया। इसमें रेवेन्यू अकाउंट क्लोज हो रहा है। ये जो परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट है, इसकी नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस भी क्लोज हो रहा है और एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है। और इन सबको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनकम समरी। अब बच्चा बोल रहा था अगर मैं एंडिंग इन्वेंट्री को इधर नहीं करूं, रिकॉर्ड आगे करूं, तो नहीं कर सकते आप ऐसे। उसकी वजह यह है कि एंडिंग इन्वेंट्री को हमने यूज किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए, अभी प्रॉफिट आगे निकला है। अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ लेके नहीं जाएंगे ना, तो इनकम समरी का जो डिफरेंस हम निकाल के प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, वो प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ। तब तक एंडिंग इन्वेंट्री लेस नहीं होगी जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही नहीं निकल सकती। टोटल इन्वेंट्री में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी ना। इस वजह से यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री ले जाना बहुत जरूरी है। एक एक करके बनाओगे, बना सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है उसका। बना तो आप ये सकते हैं कि आप सेल्स डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, परचेज रिटर्न अलाउंस डेबिट इनकम समरी क्रेडिट,
परचेज डिस्काउंट डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, एंडिंग इन्वेंटरी डेबिट इनकम समरी क्रेडिट, चारों को अलग अलग बना लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं करेगा ना कोई ऐसा। बताओ सेल्स कितनी है? 2,60,000 डेबिट होके क्लोज। ये कितना है? 15,000। बताए ना आपने, इनकम स्टेटमेंट की तस्वीर ली है। परचेज डिस्काउंट 2,000। अच्छा ये बात बताओ ना, आप लोग बताएं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितना है? 6,000। परचेज डिस्काउंट 1,000, एंडिंग इन्वेंटरी 263,667। ये आप लोगों ने मुझे इनकम स्टेटमेंट से देख के बताइए, सही है? आप लोग सबको सम करके इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया, ये पहली एंट्री बन गई। अब आप यहां ये नहीं लिख सकते टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि इसमें रेवेन्यू भी क्लोज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस भी क्लोज हो रहे हैं और एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी हो रही है। तो आप इसकी नरेशन में सब लिखेंगे क्या? टू क्लोज सेल्स अकाउंट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट एंड रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू परफॉर्म क्लोजिंग प्रोसेस, ending inventories are recorded because they are not recorded in periodic inventory system before। और इनको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे? एसिड है आपका, आपको ये रिपोर्ट करना है। दूसरी एंट्री, ये पहली बन गई। दूसरी एंट्री आप कब बनाएंगे? इसी दिन इनकम समरी डेबिट। और अब सारे अकाउंट इनकम स्टेटमेंट से ही आएंगे। सारे अकाउंट आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। कौन कौन से? सबसे पहले तो परचेजेस, लाइन से बताए ना। नहीं, सबसे पहले सेल रिटर्न, ऊपर से देखें, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, परचेजेस और परचेज रिटर्न अलाउंस कहां से आ गया? डेबिट वाले अकाउंट क्रेडिट करने अल्लाह के बंदों, ट्रेड इन, ये थोड़ी जो जो रास्ते में आ रहा है सारे लिखते चले जाओ। और इंपोर्ट ड्यूटी, बोलो ना, सारे एक्सपेंस लिखूं? फ्रेट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, डब्ल्यू बताना। W3 क्या है? ये W1 है सैलरीज का और ये W4 है यूटिलिटीज एक्सपेंस। W3 यूटिलिटी में कुछ नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग पहले लिखना था, सही लिख रहा हूं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस W3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंस, क्या मतलब? रेंट एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस। खत्म हो गया ये सारे एक्सपेंस हमने क्रेडिट कर दिए। अमाउंट बताएं? 15,000, 2,000, बताओ। 15,000 का डिस्काउंट है। हाँ, और परचेजेस, सेल रिटर्न हम पहले लिखते हैं ना, फिर सेल डिस्काउंट लिखते हैं जी। 4,20,000 और 1,000, 10,000, 2,000, 15,000, 8,000 और 500 क्या एडवर्टाइजिंग और 5,000 डेप्रिसिएशन। रेंट एक्सपेंस कितना है? 30,000। ये हमने सारे जो है वो क्रेडिट करके क्लोज कर दिए। अब मैंने इसका जो अमाउंट है इन सबको ऐड करके निकाल लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे ना, ये सही है ना? 512,500। नरेशन में आप ये नहीं लिख सकते टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, क्योंकि इसमें सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट ये एक्सपेंस नहीं है, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यूज है। तो आप क्या लिखेंगे? टू क्लोज कॉन्ट्रा रेवेन्यूज एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स। ये इसकी नरेशन आ गई। अब देखिए ये एंट्री जो हमने बनाई ना दोनों, इनमें देखिए तब्दीली है।
हमने जब परपेचुअल की बनाई थी तो यहाँ सिर्फ सेल्स था, एक ही क्रेडिट वाला अकाउंट था, एंडिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई थी, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, और ये दो अकाउंट थे ही नहीं, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट। अब यहाँ पे इजाफा हो गया। इसके अलावा इधर भी हमारे पास परचेज फ्रेड इन इम्पोर्ट ड्यूटी, ये नया अकाउंट आ गया, ये वहाँ नहीं थे। अब इनको आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस कर लें। क्रेडिट में इनकम समरी कितनी है 5,30,000, डेबिट में कितनी है ये 5,12,500, इनको माइनस कर लें, आपको पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, वही 18,167, इसको माइनस करके देख लीजिएगा। अब आप इनकम समरी का अकाउंट बनाएंगे। पहले नाम क्या है, योर चॉइस। वी आर मेकिंग जनरल लेजर, और अकाउंट किसका है, इनकम समरी का। डेट लिखेंगे पहले 2008 अगस्त 31, और यहां भी डेट आएगी 2008 अगस्त 31। अब पहले फर्स्ट एंट्री पोस्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास ये 3 अकाउंट्स जो है इनकम समरी क्रेडिट हो रही है ना, और ये 4 की वजह से हो रही है, तो हम इनकम समरी को क्रेडिट करेंगे पहले में। नंबर 1 क्रेडिट, और ये रीजन है इसके। और ये सारे अमाउंट लिखने पड़ेंगे हमें, तभी तो इनकम समरी क्रेडिट में आएगा। कितना, 5,30,667 से। ये हमने क्या किया, पहली एंट्री पोस्ट कर दी। हमने कौन सी पोस्टिंग की है, ये वाली इनकम समरी क्रेडिट। अब आप दूसरी एंट्री पोस्ट करेंगे डेबिट में, क्योंकि इनकम समरी डेबिट हो रही है। क्या क्या रीजन है, इन तमाम की वजह से इनकम समरी डेबिट हो रही है। आप क्या करेंगे, इन सबको कॉपी कर लें, और ये अमाउंट है इनके। अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे कि इनकम समरी की क्रेडिट साइड पर कितना टोटल आ रहा है, 2,67,000। क्रेडिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है, 5,30,667, और डेबिट साइड पे आ रहा है 5,12,500। तो क्रेडिट में ज्यादा है, तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो थर्ड एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी थर्ड एंट्री, जी बेटा, इनकम समरी डेबिट वही चीज है। अब तो कैपिटल वॉल्यू क्रेडिट। इसमें मेन चीज क्या है, हम इस एंट्री के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, अगर मैं यहां से एंडिंग इन्वेंट्री हटा दूं तो ये टोटल कुछ और ही आएगा, माइनस करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा इनकम स्टेटमेंट वाला, गलत हो गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकल रही होगी। नरेशन टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट या टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग है नहीं, यहां लिख देंगे 18,167। अब आगे वाला काम करने से पहले यहां पोस्टिंग कर लेते हैं। थर्ड एंट्री पोस्ट होगी जी, एंट्री नंबर 3, इनकम समरी डेबिट 18,167 और सामने कैपिटल। इसको टोटल कर लें आप, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, कितनी, 5,30,667। गलत जगह लिख दिया मैंने, 5,530, यहां भी यही आ रही है। चलो अब आप देखें तब्दीली, अगर कल से लेके अभी तक आपने तो काम किया, जर्नल एंट्रीज में तब्दीली हुई, और आपने देखा कि इन्वेंट्री की जगह पे हमने कितना अकाउंट्स ओपन किए। लेजर बनाने में तो जर्नल से पोस्टिंग करके लेजर बनाने, तो उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज में भी नहीं है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट में चेंजेस आई, इस पर आपको काम करना है। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करनी आनी चाहिए आपको। मैक्सिमम ये है कि इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री भी होगी, इसके अलावा मैक्सिमम इसका फॉर्मेट है। और मजीद इसमें तब्दीलियां जो आएंगी उसकी वजह से अगर ये गायब हो जाए, वो गायब हो जाए तो क्या करेंगे। दूसरा, क्लोजिंग एंट्री के अंदर आपने देखा, अब हमने कमेंट क्या किया कि क्रेडिट वालों को सबको डेबिट कर दो, और क्रेडिट वाले हमें 3 नजर आए, उनको हमने डेबिट तो किया, लेकिन एक और अकाउंट डेबिट हुआ, एंडिंग इन्वेंट्री, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग फ्यूचर में जब पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग, तो वहां पे यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री बनेगी ना, यहाँ पे 3 इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होंगी।
रॉ मटेरियल की, एक फिनिश गुड्स की, एक वर्क इन प्रोसेस की, बताया था मैंने आपको पहले। बाकी क्लोजिंग एंट्रीज ऐसी बनती हैं। अब बनाना है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इसको बनाते हुए एक एहतियात करनी पड़ती है पीरियोडिक में, और वो एहतियात क्या है आपको मालूम है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही तो कॉपी करना होता है कि हमारे कैश से लेकर कैपिटल तक सारे अकाउंट कॉपी हो जाएंगे। कैपिटल को तब्दील करना पड़ेगा, इसमें इनकम को ऐड करना है, यही तरीका था। अब आपने कैश से लेकर कैपिटल तक सारे कॉपी किए, हो गए कॉपी। इनकम इसमें ऐड कर ले आप, 5,50,000 में ऐड कर लो कितना, 18,167, तो ये कैपिटल आ गया हमारा। लेकिन देखिए ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, देख लें ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कोई मसला है ना, लेकिन तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया। पहले भी हमने ट्रायल बैलेंस कल बनाया था इसी तरीके से, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने जो अकाउंट बच गए थे उनको कॉपी करके कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बराबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई यहाँ पे, वहां पे इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी परपेचुअल में, आप देखना कर जाके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इन्वेंट्री मर्चेंडाइज के नाम से लिखी हुई थी, तो मर्चेंडाइज खुद ब खुद आ गई थी। लेकिन यहाँ इन्वेंट्री नहीं लिखी हुई, तो आपको इन्वेंट्री खुद लिखनी है, और वो कहाँ लिखनी है, ऑफिस सप्लाइज से पहले। तो इनको हम नीचे करेंगे और यहां लिखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 263,667, यही थी ना, सवाल में दिखाता हूं मैं आपको, ये थी 263,667। ये हम क्यों लिख रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। कहां पर, क्लोजिंग एंट्री में 263, ये देखें मैंने आपको इसे क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखाया, ये रिकॉर्ड हुआ। ये एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट होकर रिकॉर्ड हुई, ये पहले से नहीं थी, हमने इसमें रिकॉर्ड की है। जब ये हमने रिकॉर्ड कर ली, बाकी टाइटल सारे सही, अरे बराबर आ गया ट्रायल बैलेंस, हाँ खत्म हो गई कहानी। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे पोस्ट क्लोजिंग, तो उसमें आपको क्या करना है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल को कॉपी तो करना है, लेकिन कैपिटल में इनकम को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करके लिखेंगे, और एक टाइटल का इजाफा करेंगे पेरियोडिक में, दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री। परपेचुअल में ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। परपेचुअल का पोस्ट क्लोजिंग बनाने का तरीका और सर्विसिंग का पोस्ट क्लोजिंग बनाने का तरीका एक जैसा है। एसिड से लेके कैपिटल तक कॉपी करो और कैपिटल में इनकम को ऐड कर दो, ड्राइंग को लेस कर दो। लेकिन पेरियोडिक में एक इजाफी काम आ गया कि एंडिंग इन्वेंट्री भी लिखनी पड़ेगी। अब काम बिल्कुल वैसी है। अब आपको इससे बैलेंस शीट बनानी है, छापना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में ये देखिए मैंने बना के रखी हुई है, तो वैसी बनेगी जैसे कल बनाई थी बैलेंस शीट। करंट एसिड सारे कॉपी करके टोटल कर देने और लायबिलिटी वगैरह फिक्स एसिड लिख के बराबर कर दिया। इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसको बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री भी वैसी बनेगी, जो इसमें टाइटल्स हैं उनमें डेबिट वाले पहले सारे लिख दो, फिर क्रेडिट वाले सारे लिख दो, ये वैसी रहेगी। ये बिल्कुल वही ओपनिंग एंट्री है जो कल हमने बनाई थी, कोई नई चीज नहीं है इसमें। नई चीज कहाँ थी, एक जर्नल एंट्रीज में, एक इनकम स्टेटमेंट में, एक क्लोजिंग एंट्री में, और क्लोजिंग एंट्री के बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको एक एहतियात करनी है कि एंडिंग इन्वेंट्री लिखी भी नहीं होगी, तो आपको अपनी तरफ से लिखनी है। जब हम पढ़ते थे तो इस क्लास में इसमें तो बर्फ गिरता था, पुराने एसी लगे हुए थे, बड़े बड़े वाले एसी नहीं होते थे, देखे आपने? आप किसी हुकूमती इदारे में जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े एसी लगे हुए मिलेंगे पुराने, तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग करते हैं। इतनी ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग होती थी कि चलाया किसने एसी भाई, क्या मामला है? अच्छा ओके, अल्लाह रहम फरमाए। आपका काम क्या है इस वीक, क्या आप ये काम करें और नेक्स्ट वीक हम लोग जब आएंगे तो आप फिर मेरे साथ डायरेक्ट वाला काम करेंगे। डायरेक्ट वाला काम मतलब क्या है कि मैं सर्विसिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, परपेचुअल या पेरियोडिक, उनमें से किसी का भी ट्रायल बैलेंस उठा लूंगा। कौन सा ट्रायल बैलेंस? प्री क्लोजिंग बना हुआ होगा, यानी आपको जर्नल एंट्रीज लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस एंड डाटा फॉर एडजस्टमेंट आपसे वो कुछ भी मांग सकता है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप एक काम करो, मुझे जो है ना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के दे दो। नाउ यू विल मेक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस विदाउट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, विदाउट मेकिंग क्लोजिंग एंट्रीज। हालांकि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कब बनता है? क्लोजिंग एंट्री के बाद। ना आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना क्लोजिंग एंट्री, डायरेक्ट बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे उसको, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी मैं आपके साथ दूसरी बातें करूंगा, यहाँ काफी टाइम है, ओके 1 घंटा है हमारे पास, इसमें हम बात करते हैं। आपको कोई सवाल पूछना तो पहले पूछ लें।
ताकि मैं आगे जाऊं। वैसी जो एंडिंग इन्वेंटरी पोस्ट क्लोजिंग में हमने लिखी है ना 266667, वही बैलेंस शीट में आएगी। यही एंडिंग इन्वेंटरी के नाम से लिखेंगे इसको। सही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एनी सवाल? कोई सवाल नहीं है? तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग साइकिल दिखा दिया मैंने आपको कैसे होता है। अब आपको डायरेक्ट वाले काम के अंदर मेरा साथ देना है। अल्लाह हाफिज।